हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएड का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे। सेकंड यूनिट की एक क्लास जो हमारी हो चुकी थी, जिसमें हम एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज हम बात करते हैं जो दूसरे जो हमारे जो शिक्षा आयोग है उनके लिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, जिसको मुदालिया शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपकी यूनिट सेकंड है और सेकंड यूनिट है पेपर सेकंड की। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि मुदालिया शिक्षा आयोग से पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आ चुका था और हमें माध्यमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दे सके एक ऐसे आयोग की जरूरत थी जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की या फिर मुदालिया शिक्षा आयोग की जो है गठन किया गया था। बात करते हैं मुदालिया शिक्षा आयोग की। मुदालिया शिक्षा आयोग की जो स्थापना है वो ताराचंद कमेटी और केंद्रीय शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के सुझाव के आधार पर भारत सरकार के द्वारा 23 सितंबर 1952 को मुदालिया शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष जो रहे हैं डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है वो इसके अध्यक्ष थे और उस समय वो मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर थे, वीसी थे। इनकी अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की जो है स्थापना की गई थी, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो है स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य कार्य जो था वो माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है उसका अन्वेषण करना और उसमें क्या सुधार किया जाए, क्या पुनर्गठन किया जाए, उसके लिए एक सुझाव इस आयोग का जो है गठन किया गया था। जून 1953 में जो है मुदालियर शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्या क्या उसके अंदर सुझाव था, क्या क्या पुनर्गठन किया जाना था, ठीक है, क्या क्या जरूरी बातें उसके अंदर ऐड कर थे और उन्हीं के ऊपर आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या उनके सुझाव थे। ठीक है, और क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन किया जाए। उच्च माध्यमिक जो प्रणाली है उसका क्या किया जाए, संस्थापन किया जाए। ठीक है, हायर एजुकेशन को जो है, हायर सेकेंडरी सिस्टम को जो क्या किया जाए, स्थापना की जाए इसके, और विभिन्न प्रकार के कोर्स जो है वो शुरू की जाए। वोकेशनल कोर्स है या फिर टेक्निकल कोर्स है, अलग अलग प्रकार के जो कोर्स है वो शुरू किए जाए। त्रिभाषा वाला फॉर्मूला जो है वो लागू किया जाए। 3 लैंग्वेज ऑफ फॉर्मूला जो कि मैंने आपके सामने एनसीएफ में भी जिक्र किया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी और जो आपके रीजनल जो लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो सिस्टम जो है यहाँ पर लागू किया जाए। त्रिभाषिक फॉर्मूला होना चाहिए। शिक्षात्मक एवं व्यवसायिक नीति निर्देशन पर जोर होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, बच्चे को शिक्षा के साथ साथ जो है व्यवसाय के बारे में बताया जाए ताकि बच्चा जो अपना व्यवसाय आगे चल करके जीवन में शुरू कर सके। तो वोकेशनल गाइडेंस जो बच्चे को जरूरी है। शिक्षण विधियों में सुधार होना चाहिए। जिस शिक्षण विधियों से टीचर पढ़ा रहे हैं उन विधियों के अंदर क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि जो नए नए तरीके से जो टीचर पढ़ा सके और नई शिक्षण विधियां जो है लेके आए। पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए। जो पाठ्य पुस्तक लोग पढ़ा रहे हैं उनको और बेहतर क्वालिटी का बनाया जाए। फिगर जो है वो पाठ्य पुस्तक के अंदर ऐड कर सके ताकि बच्चे जो पढ़ते समय फिगर के प्रति अट्रैक्ट हो और वो अच्छे से पढ़ सके। इसलिए क्या हो, पाठ्य पुस्तक के अंदर भी सुधार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाया जाना चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, वो लचीली होनी चाहिए ताकि हम लोग जो ऐसे टाइप जिस तरीके से हम लोग जो पेपर देते हैं उनकी जगह पर छोटी छोटी जो परीक्षाएं जो है वो ली जाए। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षा कर्मियों में सुधार। ठीक है, टीचिंग जो कर्मी है उनमें क्या किया जाए, शिक्षा कर्मियों के अंदर सुधार किया जाए। जब उनका सिलेक्शन हो तो किसी तरीके का जो भेदभाव नहीं किया जाए, तो शिक्षा कर्मियों के अंदर क्या किया जाए, सुधार किया जाए। एक अच्छी शिक्षा जो है देश की। विद्यार्थियों की भौतिक उन्नति में सुधार। इंप्रूवमेंट इन द फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चे के जो शारीरिक जो शिक्षा है उसके ऊपर भी जो है जोर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण एवं सामग्री सुधार। इंप्रूवमेंट इन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, जो हमारा जो विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और जो उनमें जो सुविधाएं दी जा रही है उनको जो है अच्छे से लागू किया जाए। अच्छे जो है बिल्डिंग जो है विद्यालय के बनाए जाए। तो ये सुझाव जो है मुदालियर आयोग के द्वारा दिए गए थे। तो उसके बाद बढ़ते आगे हम लोग आगे और क्या बातें जो मुदालियर आयोग के अंदर कही गई। मुदालियर आयोग के जो मेन कार्य थे वो क्या रहे। पहले उन्होंने सुझाव दिए और उनके फंक्शन क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। पहला था कि भारत की समकालीन माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। जो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसकी क्या की उन्होंने जांच की। ठीक है, दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह संबंध, जो अलग अलग प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालय उनके अंदर जो है क्या संबंध है। ठीक है,
माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कि जो माध्यमिक शिक्षा जो बच्चों को दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या हमारा देने का, ठीक है, उसका पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन किया जाए उसके बारे में जो कार्य जो है मुदालियर आयोग को करना था। प्राथमिक, बुनियादी एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद या फिर बुनियादी शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा से के बीच में जो माध्यमिक शिक्षा का जो क्या रोल है वो आपका क्या करना है, डिजाइन करना। अन्य समस्या ढूंढकर उनका हल निकालना है। इन सभी 5 उद्देश्यों के लिए क्या किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या किया गया था, गठन किया था। ठीक है, शिक्षा आयोग के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन, इसके उद्देश्य क्या है शिक्षा, ठीक है, व्यवसायिक कुशलता में सुधार। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या था, सबसे पहले था कि व्यवसायिक जो कुशलता है उसके अंदर क्या है, सुधार आए। ठीक है, व्यवसायिक कुशलता के अंदर क्या है, सुधार आए। बच्चे के जो वोकेशनल जो एफिशिएंसी उसके अंदर क्या है, सुधार आए। बच्चा जो स्कूल के अंदर जो वोकेशनल जो गाइडेंस ले रहा है वो आगे चल करके अपने जीवन में क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो व्यवसायिक शिक्षा का कुशलता में सुधार लाना जो है इसका उद्देश्य था। नेतृत्व का विकास करना, कि बच्चे के अंदर जो लीडरशिप की जो भावना है वो विकसित करना, ताकि आगे चल करके जो है वो देश के लिए एक अच्छे नेता साबित हो सके। ऐसी जो है लीडरशिप की भावना बच्चों के अंदर क्या करना, पैदा करना। ठीक है, थर्ड है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। जो प्रजातांत्रिक जो नागरिकता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, हमारे देश में क्या है कि प्रजातांत्रिक है, जो हमारे कर्तव्य उनका पालन करना सकारात्मक तरीके से, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, और देश के प्रति क्या करना, देश के प्रति लगाओ राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो बच्चों के अंदर क्या करना, विकसित करना। तो यही क्या है, प्रजातांत्रिक नागरिकता का क्या करना है, विकास करना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ किस तरीके से रहना है, खुद के देश के प्रति किस तरीके से सम्मान दिखाना है, वो सब बातें क्या है, इसी के अंदर आती है कि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास है, आपको प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जो हम लोग क्या कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट जो उसकी कर सके, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कैसी, जिसमें उसकी फिजिकल हो, जिसमें उसकी इमोशनल हो, जिसमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, और जिसमें उसकी सोशल डेवलपमेंट हो। ऐसा बच्चा बच्चे तो बच्चे क्या होना चाहिए, बच्चे की पर्सनैलिटी का विकास, उसके बच्चे का व्यक्तित्व का उसके विकास हो सके। ठीक है, ये शिक्षा क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि फिर क्या किया जाए कि पाठ्यक्रम का विकास, कि पाठ्यक्रम को जो है किस तरीके से डिजाइन किया जाए, क्या सुझाव जो मुदालियर आयोग के द्वारा दिए गए। सबसे पहले बात आती है अनेक रूपता एवं लचीलापन। अनेक रूपता एवं लचीलापन, वेराइटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि आयोग के अनुसार जिस समय पाठ्यक्रम की रचना की जा रही है उस समय उसमें अनुरूपता एवं लचीलेपन को भी क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए। ठीक है, और इसके अंदर विद्यार्थी को रुचि और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके जो है बनाया जाए। जो आप लोग पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो क्या हो, फ्लेक्सिबल, बच्चे के अनुरूप हो। ठीक है, और उसमें जो भी चीज आप लोग ऐड कर रहे हो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट का भी क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट संपूर्णता। संपूर्णता मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम के गठन के समय यह सुनिश्चित कर लेना है कि जो शैक्षणिक जो पहलू के साथ विद्यार्थी के अन्य पहलुओं का भी क्या हो रहा है, विकास पूर्ण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्योंकि विद्यार्थी सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता, इसके लिए उसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उद्योगशाला, ठीक है, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जो ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि पूर्णता, संपूर्णता मतलब क्या है कि बच्चा क्या कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, उसका सब चीजों का विकास हो सके। ठीक है, सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता ना बनाया जाए, उसको हर तरीके का ज्ञान दिया जाए। बच्चे को जब आप पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें पुस्तकालय का समय भी होना चाहिए, उसके खेल कूद का समय भी होना चाहिए, उसके प्रयोग करने का समय भी होना चाहिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर क्या किया जाए, पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे है अवकाश का महत्व एवं उपयोगिता, कि पाठ्यक्रम में सामाजिक, सौंदर्यपरक एवं कला को भी शामिल किया जाना चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यार्थियों के लिए अवकाश का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि अवकाश के समय में वे उन क्रियाओं के संपादन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। ठीक है, पर अवकाश का कि बच्चे का जब पाठ्यक्रम आप लोग डिजाइन कर रहे हो उसे बीच में बच्चे के लिए होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ताकि उस समय जो उसकी रुचि की जो चीजें है उनको बच्चा कर सके मन लगा करके। तो इसलिए बीच में ब्रेक भी बच्चे के लिए क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है सामुदायिक जुड़ाव। ठीक है, कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम सांप्रदायिक जीवन से भी संबंधित है और पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्यों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप है। ठीक है, जैसा समाज है उस समाज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस समाज के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि उसके लोकल एरिया की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, और लास्ट बात आती है सह संबंध, कि जो आप लोग पढ़ा रहे हो उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो संबंध कैसा है,
कि कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी विषयों का परस्पर एवं जीवन से संबंधित होना चाहिए। कि जो आपने पाठ्यक्रम डिजाइन किया अलग अलग सब्जेक्ट का, वो उसके डेली लाइफ से जो कैसे संबंध रख सकता है, या फिर मैथ का जो है और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से संबंध है, वो बच्चे को बताना चाहिए। तो ये क्या था, ये हमारे पाठ्यक्रम के का विकास है, पाठ्यक्रम को भी किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम जो है हमारा वो होना चाहिए। पाठ्यक्रम का विकास के बाद बात आती है पाठ्यक्रम की व्यवस्था। कि पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए। अगर हम बात करूं पाठ्यक्रम की व्यवस्था की, तो पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम लोग प्राइमरी पढ़ते हैं, क्या प्राइमरी में लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कैसे इंग्लिश, हिंदी। ठीक, फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग प्रवेश दिन में क्या होता है, एसएससी भी आ गई और साइंस भी आ गई, दोनों चीज आ गई, यानी कि ईवीएस। ठीक है, और इस तरीके से मैथ भी पढ़ रहे हैं। जब हम लोग उससे ऊपर जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, वही चीजें अलग हो जाती है, एसएससी अलग हो जाता है, साइंस अलग हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उससे भी आगे जाते हैं, जब हम 10th के बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रीम बन जाती है कि हम लोग कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, फिर आर्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था किस तरीके से की गई। ठीक है, या फिर हम लोग कॉलेज लेवल पर जाए तो हम लोग अलग अलग फेज में कैसे जा सकते हैं, तो वो क्या हो कि वो पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी होती है, उसको पाठ्यक्रम को कैसे व्यवस्थित किया गया अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं पाठ्य पुस्तकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में सुधार संबंधी कुछ सुझाव दिए गए। उन्होंने क्या सुझाव दिए कि उच्च शक्ति समिति का प्रावधान किया जाए। ठीक है, इस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रांत में एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाए, जिनमें राज्य के उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो, किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति हो, शिक्षा निदेशक हो, लोक सेवा आयोग का एक सदस्य हो, एक मुख्य अध्यापक हो, और इन 5 सदस्यों द्वारा कोई भी अन्य 2 मनोनीत सदस्य हो। इन 5 सदस्यों द्वारा कोई भी 2 अन्य मनोनीत सदस्य होने चाहिए। उसका सचिव शिक्षा निदेशक को जो है बनाया जाना चाहिए। एक हाई कमेटी का जो है गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का क्या होना चाहिए, अधिकार दिया जाना चाहिए। और इस समिति के मुख्य कार्य धन की व्यवस्था करना, पुस्तकों का चयन करना, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुस्तकों का प्रबंधन और विषय विशेषज्ञों की सूची बनाना आदि जो कार्य दिए जाए। समझिए बात कि ये 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए। ठीक है, उसके अलावा 2 लोगों को मनोनीत करे, और इन सब का जो निदेशक है वो किसको बनाना जाना चाहिए, सचिव को बनाना जाना चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए किसको बनाना जाए, शिक्षा निदेशक को बनाना चाहिए। इन सब का जो सचिव किसको बनाना जाए, शिक्षा निदेशक, इन सब का सचिव बनाना जाना चाहिए। और इन सब को खुल करके काम करने की होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। इसमें क्या क्या काम करिए कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था कैसे करें, अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कैसे किया जाए, अच्छे टीचरों को कैसे रखा जाए। ठीक है, उन सब चीजों का ये लोग क्या करें, ध्यान रखें। इसके लिए इनको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए कि खुल करके काम कर सके। उसके बाद आती है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन जो किस तरीके से किया जाए। दूसरी बात आती है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। आयोग के सुझाव के अनुसार पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य राज्य सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, और बाहरी विषय प्रकाशकों का जो हस्तक्षेप उसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, कि जो आप लोग पुस्तक छाप रहे हो वो राज्य सरकार जो अपने बेसिस पर जो है छापना शुरू करें। ठीक है, और हरियाणा पंजाब सरकार ने जो इसके लिए बहुत से कार्य भी किए हैं, ऐसा मुद्दा के आयोग के द्वारा बताया। ठीक है, फिर निर्देश पुस्तकें। आयोग के अनुसार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा अध्यापकों के ज्ञानवर्धन हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में निर्देश पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो प्रादेशिक भाषाओं की जो पुस्तकें हैं उनका भी जो प्रकाशन इसके अंदर होना चाहिए। फिर भाषाई पुस्तकें, लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक। कि आयोग के अनुसार फिर आता है कि आयोग के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा के लिए अलग परंतु उपयुक्त भाषा की पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए। ठीक है, अलग परंतु उपयुक्त प्रकार की पुस्तकों का जो प्रकाशन जो है होना चाहिए अलग अलग भाषाओं के लिए। ठीक है, तथा पाठ्य पुस्तकों का स्थायित्व कि कमीशन के अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें लगाई गई है उनका स्थायित्व होना चाहिए, उनको बार बार जो बदला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार पाठ्य पुस्तकों को बदलना विद्यार्थियों अध्यापकों के लिए जो है अनावश्यक परेशानी पैदा करे। ठीक है, इसलिए जो पुस्तकें आप लोग लगा रहे हो, जो पुस्तकों आप लोग निर्माण कर रहे हो, उसको दूर की सोच के साथ उसका निर्माण किया जाए, जल्दी से पुस्तकों को बदला ना जाए। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तकों का अनुमोदन, रिकमेंडेशन ऑफ टेक्स्ट बुक।
आयु के अनुसार प्रत्येक कक्षा व विषय पर पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकें अनुमोदित हो और पुस्तकों के चयन का कार्य जो है संबंधित शिक्षा संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का जो सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, अच्छी पाठ्य पुस्तकें जो है आनी चाहिए चुन करके। नेक्स्ट है चित्रों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ पिक्चर, कि जो बुक आप लोग लगा रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर पिक्चर भी का भी यूज होना चाहिए ताकि बच्चे जो पिक्चर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और पिक्चर देख करके चीजें जो जल्दी याद मिलती है, ठीक है। कि पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश से दोहरा फायदा होगा कि विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से आसानी से किसी बात को समझ सकते हैं। दूसरी ओर कुशल तथा प्रतिभावान कलाकारों के बनाए चित्र पुस्तकों में डालने से प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता जो है वो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट क्या है पुस्तकों के लिए कि धर्म विशेष पर पुस्तकों का शुरू का कि भारत एक प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है, इसलिए कोई भी पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी पाठ्य पुस्तक के अंदर धर्म के बारे में शामिल नहीं होना चाहिए जो कि किसी धर्म विषय की प्रशंसा पर आधारित हो और दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। तो इसलिए यही कहा गया है कि हमारी बुकों के अंदर कहीं भी धर्म को जगह नहीं दी जानी चाहिए। जो एक धर्म को तो बढ़ावा दे रही है दूसरे धर्म की क्या करनी है तोहिन करनी। तो इसलिए क्या होना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में धर्म को जगह नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा छात्र कल्याण। माध्यमिक शिक्षा आयोग छात्र कल्याण के अर्थ उस शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सिफारिशों से जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर क्या करें ध्यान दें, ठीक है। पहली बात है विद्यालय छात्रों में श्रम निष्ठा उत्पन्न करें, ठीक है। विद्यालय ऐसा बच्चों को तैयार करे कि उनके अंदर क्या है मेहनत करने की जो निष्ठा हो पैदा। विद्यालय अपने वातावरण की सफाई का ध्यान रखे तथा समस्त वातावरण के लिए हर संभव प्रयास जो विद्यालय के द्वारा किए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आवासीय विद्यालयों जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है तथा छात्रावास हॉस्टल में अच्छे तरह पोषक तत्वों से युक्त भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था के साथ साथ उसके आंकड़ों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य परीक्षण जो आपने व्यवस्था की है और साथ साथ उसके जो आंकड़े हैं जो आपने पहले जो टेस्ट किए थे और अब जो टेस्ट किए उसका जो रिकॉर्ड है वो सुरक्षित आपके पास होना चाहिए। जो अध्यापक 40 वर्ष की आयु से कम हो उन्हें छात्रों की शारीरिक क्रियाओं में जो हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। कि टीचर्स को भी क्या होना चाहिए जो उनके जो फिजिकल जो क्रियाएं है फिजिकल जो एक्टिविटी है उनके अंदर जो वो टीचर भी भाग ले जिसके 40 साल से क्या है कम है। नेक्स्ट फिर कोऑपरेटिव एक्टिविटी सहगामी क्रिया, ठीक है। कुछ क्रिया ऐसी होगी जिसमें बच्चे और टीचर दोनों शामिल, ठीक है। मैं सबसे पहले कि माध्यमिक शिक्षा इस बात को भी प्रकाश में विद्यार्थियों व्यक्तित्व विकास में क्रियाओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे क्रिया शिक्षा को निरंतरता से दूर करके उसे रुचिपूर्ण ठोस और अर्थपूर्ण बनाती है, ठीक है। अगर आप किसी भी कार्य को ध्यान से करेंगे एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे तो उससे आपका काम क्या होगा निरंतरता नहीं आएगा, आपके काम में रुचिपूर्ण होगा और अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। सहगामी क्रियाओं के संबंध और उनके विस्तार के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। सहगामी क्रियाओं को शिक्षण का अग्रणी अंग बनाना चाहिए कि जो आप लोग एक्टिविटी करते हो वो एक क्या होना चाहिए वो पाठ्यक्रम का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। वो शिक्षण का एक अग्रणी अंग हो। केंद्र सरकार एनसीसी का प्रसार स्कूलों के अंदर एनसीसी की विंग भी जो स्कूलों के अंदर होती है। बालचर आंदोलन स्काउटिंग मूवमेंट को राज्य सहायता दे कि जो स्काउट्स गाइडेंस स्क्वाड्स का जो कोर्स रहता है उसको भी राज्य सरकार क्या करे सहायता दे। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड रेड क्रॉस आदि के सभी विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या होता है कि विद्यालय के अंदर जो रेड क्रॉस की तरफ से जो है टीचर जाते हैं जो बच्चों की जूनियर और सीनियर लेवल की जो सर्टिफिकेट बनाते हैं ताकि बच्चों को फर्स्ट एड और रेड क्रॉस के बारे में पता हो, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड जो है कैसे दी जाए उसके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो पाठ्यक्रम में शामिल हो और ये बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रशिक्षण कौशल का विकास। अब प्रशिक्षण कौशल के विकास का मतलब क्या है कि अब मुतालिका आयोग ने कहा कि टीचरों को भी जो है प्रशिक्षित किया जाए, उनको भी बीच बीच में क्या की जाए ट्रेनिंग दी जाए टीचरों को, ठीक है। यही आयोग ने अध्यापकों के विकास के प्रति भी जागरूक रहा और इस आयोग ने सर्वेक्षण के मध्य यह अनुभव किया कि हमें इससे सहमत हो गए यदि अध्यापक की हताशा निराशा व असंतुष्टि को दूर किया जाए तो शिक्षा का वास्तविक निर्माण हो जाए,
ठीक है, क्योंकि बात सही है, अगर टीचरों को मोटिवेशन मिलेगा किसी चीज से, ठीक है, टीचर तो अच्छा और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ जो है टीचरों को भी जो है, जो शिक्षा देने वाले हैं उनको भी संतुष्ट रखना जो बहुत है जरूरी है। और इसी के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या है, अध्यापकों के जो चयन के समय, अध्यापकों के चयन के समय पक्षपात से बचना चाहिए। अब बिना किसी लाल लपेट के उचित व सक्षम अध्यापकों का चयन करना चाहिए। ठीक है, जिस हम सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है उस तरह में इंटरव्यू में या फिर किसी भी तरीके से जो धांधली जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे शिक्षकों का जो है चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों का चयन भी एक चयन समिति के माध्यम से होना चाहिए, कि जो प्राइवेट स्कूल जो टीचर रखते हैं उनको भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है कमेटी के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट में तो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में सिचुएशन कुछ अलग होती है। ठीक है, इसलिए उनके लिए कहा गया कि उनका चयन भी समिति के माध्यम से होना चाहिए। अध्यापकों को त्रिलाभ, अध्यापकों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस योजना से होने वाले फायदे देने चाहिए। ठीक है, वही तो मैंने कहा कि अध्यापकों को संतुष्ट रखोगे तो टीचिंग जो और बेहतर जो आप लोग करवा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 में क्या कहा गया, फिर कहा गया चयन के समय शुरू में अध्यापकों के 1 साल के लिए प्रोबेशन कोल पर नियुक्त किया जाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इस प्रोबेशन कोल को 2 से 3 साल तक जो है जा सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छा कार्य नहीं किया तो आप लोग को जो है हटाने का प्रावधान भी इसके अंदर होना होता है शुरुआती समय के अंदर, अगर आप लोग अच्छा कार्य नहीं करते। ठीक है, फिर है कि उच्च विद्यालय के अध्यापकों के चयन के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक एवं बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तब उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक योग्यताएं वही होनी चाहिए जो कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए निश्चित की गई है। तो जो आपका जो पैटर्न है, जो आपका लेवल है, उसके अनुसार क्या होनी चाहिए, अध्यापकों की भी जो है एजुकेशन योग्यता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट विद्यालय स्तर पर अध्यापकों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, कि अध्यापक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो निःशुल्क पढ़ रहे हैं विद्यालय स्तर पर, ऐसा प्रावधान भी जो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी बात करें तो अभी भी क्या है कि स्नातक और बीएड के जो टीचर है वो अलग अलग है। जैसे अगर प्राइमरी टीचर आप बनते हो पीआरटी, तो क्या होता है कि आपके पास जो है डीएलएड होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप पीजीटी बनते हो तो आपके पास क्या है, बीएड होना जरूरी है। ठीक है, और अगर आप पीजीटी बनते तो आपके पास क्या है, बीएड प्लस एमए दोनों होना जरूरी है। तो इस तरीके से क्या ये योग्यता है लेवल के अनुसार। और अगर आप कॉलेज कैडर में जाते हो आपके पास क्या है, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, तो वो अलग अलग योग्यता इससे अलग दी गई। ठीक है, फिर एमएड के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक का बीएड होने के साथ साथ 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी होना जो है जरूरी है, अगर एमएड को आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर अध्यापक के पदों को और अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान अध्यापन कार्य में बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट विशेष परीक्षण पर जाने पर अध्यापक को यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाना चाहिए और सहकारिता के आधार पर अध्यापकों के लिए मकान बनवाए जाने चाहिए। ठीक है, जो टीचर जिन टीचरों की ड्यूटी जो दूर है उनके लिए क्या होना चाहिए, मकान अभी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। ये सब जो सुझाव जो है अध्यापकों के लिए मुदा निर्णय के द्वारा दी गई है कि अध्यापक को जो आप लोग क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट प्राप्त मूल्यांकन की बात। जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाए। ठीक है, मूल्यांकन जो किस तरीके से किया जाए कि अध्यापक ने कितना काम करवाया और विद्यार्थी ने उसे कितना समझा, इन सभी बातों को जानने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन का सहारा जो है वो लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कोर्स की समाप्ति पर अध्यापकों को विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाने के लिए परीक्षाओं का आयोजन जो है करना चाहिए। और ये होता भी है, हर साल परीक्षाओं का आयोजन होता है। वो इसीलिए होता है कि आपने इस साल जो सीखा है उसमें से आप लोग कितना जो अप्लाई कर पा रहे हो, उसके लिए परीक्षा जो ली जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों को भविष्य निर्धारण करने के लिए उनके सर्वांगीण विकास का लेखा रखा है। ठीक है, जैसे सीसीई है, तो सीसीई का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि आप लोग जो इवैल्यूएशन उनका कर रहे हैं, जो मूल्यांकन उनका कर रहे हैं वो लगातार और व्यापक स्तर पर होना चाहिए, ताकि हम लोग आगे चल करके अगर बच्चे का पोर्टफोलियो पीछे का देखना पड़ जाए तो वो भी रिपोर्ट हमारे पास जो है होना चाहिए। ठीक है, बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी लाई जाए, निबंधात्मक परीक्षाओं में व्यक्तिगत कम कर परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षाएं जो वो कम होनी चाहिए। प्रमाण पत्रों में स्पष्ट रूप से विषयों के नाम अंकित किए जाए। ठीक है, विषयों नाम स्पष्ट हो गई, जो भी आपका जो है सर्टिफिकेट आए उसके अंदर
अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन और स्कूल के लेखों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतिम जो मूल्यांकन होगा उसके अंदर आंतरिक मूल्यांकन जो आप लोगों के बीच बीच में जो एग्जाम हुए हैं उनको भी शामिल किया जाए। ठीक है, पूर्व परीक्षाओं का प्रबंध किया जाए, अंकों के स्थान पर प्रतीक चिन्ह पद्धति बनाई जाए ताकि बच्चा जो है अंक देकर के ना कहे कि मेरे आपसे ज्यादा है, मेरे कम है, कोई डिप्रेशन का शिकार न लेके आओ, कि अंक के स्थान पर कोई ऐसे प्रतीक बनाए जैसे अपग्रेड सिस्टम आया हुआ है उसी तरीके से प्रतीक बनाए ताकि जो है बच्चा जो है एक दूसरे से जो भेदभाव ना करे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रशासन, कि प्रशासन के क्या कार्य होने चाहिए। अध्यापक के बता दिए, मूल्यांकन के बता दिए, पाठ्य पुस्तकों के लिए बता दिया गया आप लोगों को। अब प्रशासन की बात आती है कि प्रशासन क्या करे। किसी भी शिक्षा प्रणाली को चाहे कितना भी दुरुस्त बना लिया जाए, यदि प्रशासनिक कमियां रहती है तो शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति लगभग न के बराबर रहती है, ऐसा मुदालिया राय के द्वारा कहा गया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बताया है कि प्रशासन क्या क्या है। प्रशासन जो है संगठन, मान्यता एवं दशाएं, निरीक्षण, प्रशासन, इमारत, अवकाश, कार्य समय, सार्वजनिक सेवा, भर्ती आदि इसी के संदर्भ में कमीशन ने सिफारिश जो है वो की है। ठीक है, कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसी मान्यता होनी चाहिए, कैसे संगठन होने चाहिए, उस सब के बारे में जो है कुछ बातें जो आयोग के द्वारा कही गई है। सबसे पहली बात है कि शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी। शिक्षा निदेशक जो शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी कि अगर कोई भी बात हो शिक्षा निदेशक किसको बताए, शिक्षा मंत्री को बताए, और वह संयुक्त सचिव का कार्य भी करे। निरीक्षकों का मुख्य काम शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना हो। फिर एक 25 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाए जिसका सभापति शिक्षा निदेशक होगा, जिसका सभापति कौन होगा, शिक्षा निदेशक होगा। फिर अध्यापक प्रशिक्षण बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, एक अध्यापक प्रशिक्षण बोर्ड। ठीक है, जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए भी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर शिक्षा के विकास के लिए कार्य करने हेतु एक समिति बनाई जाए जिसके सदस्य केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री। ठीक है, कैसी समिति बनाई जाए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री शामिल हो, वो समिति जो शिक्षा के लिए कार्य करे। उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को निरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त इस पद के लिए उन अध्यापकों का मुख्य अध्यापक भी नियुक्त किया जा सकता है जिनका अध्यापन अनुभव 10 वर्ष से उससे अधिक है, जिसकी एजुकेशन ज्यादा है या फिर जिसका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनको जो है निरीक्षण के कार्य के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जो है लगाया। निरीक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापक भी नियुक्त किए जाने चाहिए। ठीक है, निरीक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापक भी नियुक्त किए जाने चाहिए। कला, गृह विज्ञान, संगीत में मान्यता देने के लिए एक विशेष पैनल की नियुक्ति की जानी चाहिए। नई विद्यालयों को मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब वे सभी दिशाएं पूरी करता हो। ठीक है, जो एनओसी को तभी मिले वो सारे काम जो सही से करते हैं। ठीक है, तो देखा ग्रामीण इलाकों में विद्यालय खोलने को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रशासन इन भवनों के निर्माण के लिए उचित तथा आवश्यक धनराशि, जमीन भी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, जो गांव में जो स्कूल बन रहे हैं उसको प्रोत्साहन दे और उसके लिए धनराशि, जमीन और जो भी चीजें हैं हम लोग मैनेज करें। विद्यालय की प्रबंध समिति, मैनेजमेंट कमेटी में अध्यापकों को प्रतिनिधि तथा मुख्य अध्यापक के सदस्य हो। प्रबंधक समिति में कोई भी सदस्य विद्यालय के काम में हस्तक्षेप न करे। प्रत्येक समिति को निश्चित नियम बना लेने चाहिए और उसका कार्य शिक्षा विभाग की नीति की को अपनाना और अपने काम की रिपोर्ट किस विभाग को सौंपना जो है मुख्य कार्य होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ विचार है जो है प्रशासन के द्वारा जो अप्लाई होनी चाहिए, प्रशासन को जो शिक्षा संस्कार के लिए करना चाहिए। आगे क्या कहा प्रशासन के लिए कि भविष्य में खुलने वाले विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का भी ध्यान जो है रखना चाहिए। विद्यालय का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे समुदाय को प्रेशर ना हो। 200 दिन का कार्य वर्ष हो। इसके लिए ग्राम कल्याण विकास में 2 माह तथा 10 से 15 दिन के लिए छोटे छोटे अवकाश कम से कम वर्ष में 2 बार जो है होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों की जून में गर्मियों की छुट्टी होती है, सर्दियों की जो होती है दिसंबर जनवरी में, वो उसके लिए बात करें। ये सरकारी क्षेत्रों में 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24 वर्ष के आयु के व्यक्ति लिए जाने चाहिए, तो इनके लिए 50% चुनाव सीधे। ठीक है, तो ये बातें जो है प्रशासन के लिए मुतालिका आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए। ठीक है, इनमें जितना लोग याद रख सकते हो वो आपको याद रखना भाई। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन जो हो सकता है मुतालिका आयोग के बारे में वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को सारी बातें जो लिखनी पड़ेगी मुतालिका आयोग की, कि मुतालिका आयोग की स्थापना क्यों हुई, सबसे पहली बात तो। ठीक है, कैसे हुई, कब हुई, ये बात होनी चाहिए।
मुदालिर आयोग की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ठीक है, मुदालिर आयोग ने क्या कार्य किए, ठीक है, मुदालिर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के लिए सब क्या सुझाव दिए, पाठ्य पुस्तकों के लिए क्या सुझाव दिए, ठीक है, मुदालिर आयोग के प्रशासन के लिए क्या सुझाव थे, मुदालिर आयोग के अध्यापकों के लिए क्या सुझाव थे, ठीक है, मुदालिर आयोग के मूल्यांकन के बारे में क्या सुझाव थे, मुदालिर आयोग के वित्त प्रबंधन के बारे में क्या सुझाव थे, वो सब बातें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम बचता हमारा वित्त का, कि मुदालिर आयोग ने वित्त के प्रबंधन के लिए क्या क्या काम किए, क्या क्या बातें उन्होंने बता, ठीक है। तो ये सब बातें तो हम लोग ठीक है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें बना लेंगे, अच्छे टीचर रख लेंगे, ठीक है, अच्छी बिल्डिंगें बना लेंगे और क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उन सब के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आए, वित्त का प्रबंधन कैसे, उसके लिए लास्ट में बात हम लोग करते हैं कि मुदालिर आयोग ने शिक्षा के विकास के लिए जो आवश्यक धन की आवश्यकता है उसके लिए कुछ सुझाव दिए। पहला है केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से कार्य चले, केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से कार्य चले, व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण हो, जिसे संबंधित मंत्रालयों के पत्र मिलते, ठीक है, कि जो बच्चे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो वोकेशनल एजुकेशन जो है जिस भी ट्रेड से पढ़ रहे हैं उस मंत्रालय से क्या होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, उस मंत्रालय से उसको जोड़ा जाए। प्रदेश तथा राज्य सरकार विद्यालय निर्माण का खेल मैदान के लिए भूमि का प्रबंध करें, ठीक है, विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो विद्यालय निर्माण के लिए और खेल स्टेडियम के लिए जो भूमि दे। इंडस्ट्रियल एजुकेशन टैक्स जो लगाया जाए। उसके अलावा सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति तथा खेल के मैदानों को हर प्रकार के कर टैक्स से मुक्त रखा जाए, ठीक है, कि शिक्षा के ऊपर किसी तरीके का जो टैक्स है वो ना लगे। रेलवे, डाकघर, यातायात आदि पर जो है सेस लगाए जाए, कर लगाए जाए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं के लिए दान कर सकता है उसे इनकम टैक्स में क्या की जाए, छूट दी जाए, ठीक है, ताकि वहां से जो पैसा आ सके। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धार्मिक ट्रस्ट तथा अन्य प्रकार के ट्रस्टों का पैसा शिक्षण संस्थाओं में लगाया जाए, ठीक है, जो अलग अलग जो धार्मिक ट्रस्ट है और अन्य प्रकार के ट्रस्ट है जहां पर बहुत ज्यादा पैसा आता है उनके पैसे को यूज किया जाए, शिक्षा संस्थाओं के अंदर यूज किया जाए। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के संगठन में अपनी कुछ जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी, केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आयोग, मुदालिर आयोग, ठीक है। मुदालिर आयोग के बाद कल हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग जो इससे आगे आता है 1964 से 66, ठीक है। उसके और डिटेल से कल पढ़ेंगे। तो 3 से 4 आयोग है जो हम लोग को अच्छे ध्यान रखने, क्योंकि आपकी टोटल 4 ही यूनिट है और बहुत ही छोटे छोटे यूनिट है, गिनती की बातें हैं, क्योंकि ये बातें अगर आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़ ली तो आगे चल के यही बातें आप लोगों के टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, जो भी आप लोग टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उन सभी में यही बातें जो है बार बार पूछ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे।